हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहां पर एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 की पाठ्यपुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कवर कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 11वां है। यहां पर हम वायुमंडल में जल अध्याय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, वायुमंडल, महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान किस प्रक्रिया या किन प्रक्रियाओं द्वारा होता है? वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, आर्द्रता। वायुमंडल में आर्द्रता जलाशयों से वाष्पीकरण और पौधों में वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है और इस प्रकार वायुमंडल, महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और वर्षा की प्रक्रिया के द्वारा होता रहता है। यानी वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और वर्षा की जो प्रक्रिया है, इससे जल का आदान प्रदान होता है, ना कि आर्द्रता से। तो यहां पर आपका 1, 2 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है बी, केवल 1, 2 और 3। दूसरा प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा निरपेक्ष आर्द्रता दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता का प्रतिशत विशिष्ट आर्द्रता, निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी तरह पूरित हवा, संतृप्त हवा। आपका पहला वाला युग्म बिल्कुल सही है। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है और यह हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन है। इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। आपका पहला वाला युग्म यहाँ पर सही है। सेकंड वाला युग्म आपका गलत है। दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को विशिष्ट आर्द्रता नहीं कहा जाता है, बल्कि इसको सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। यानी इसको विशिष्ट ना कहकर सापेक्ष कहा जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला युग्म गलत हो जाएगा। तीसरा वाला युग्म आपका बिल्कुल सही है। एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी तरह पूरित हवा को संतृप्त हवा कहा जाता है और इसका मतलब यह है कि हवा इस स्थिति में दिए गए तापमान पर और अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। तो यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है यहां पर सेकंड का सी, केवल 1 और 3। तीसरा प्रश्न है अब आपका, आर्द्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, यह महासागरों के ऊपर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। हवा के दिए गए प्रतिदर्श में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे हिमांक कहते हैं। हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती या घटती है और सापेक्ष आर्द्रता भी इसमें प्रभावित होती है। यह महासागरों के ऊपर सबसे अधिक और महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। तो आपका पहला वाला कथन यहाँ सही है। सेकंड वाला कथन आपका गलत है। हवा के दिए गए प्रतिदर्श में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे हिमांक नहीं कहते हैं, बल्कि ओसांक कहते हैं। ओसांक का मतलब क्या है? ओसांक का मतलब यह है कि वह बिंदु जहां पर हवा में मौजूद जलवाष्प जल बूंदों के रूप में परिवर्तित होना स्टार्ट कर देती है और बारिश के रूप में बरसना स्टार्ट कर देती है, तो ओसांक वह बिंदु होता है। यानी ओसांक पर संघनन होने लगता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है तीसरे का ए, केवल 1। चौथा प्रश्न है अब आपका, बाष्पीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला है, जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू होता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायु के तापमान में वृद्धि के साथ जल को अवशोषित करने की क्षमता घटती है। हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण भी उतना ही तीव्र होगा। देखिए, वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है और वाष्पीकरण का मुख्य रीजन जो होता है वो टेम्परेचर होता है, ताप होता है। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू करता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला बिल्कुल सही है। सेकंड वाला यहां पर ही गलत है। वायु के तापमान में वृद्धि के साथ जल को अवशोषित करने की क्षमता घटती नहीं है, बल्कि यह बढ़ जाती है। जैसे जैसे वायु का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, यहां पर जल को अवशोषित करने की क्षमता उसकी बढ़ती जाएगी, ना कि घटती जाएगी। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तीसरा वाला आपका यहां पर बिल्कुल सही है। हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण भी यहां पर उतना ही तीव्र होगा। तो यहां पर तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है चौथे का डी, केवल 1 और 3। पांचवा प्रश्न है आपका,
संघनन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। संघनन उस अवस्था में होता है जब तापमान ओसांक के नजदीक हो। संघनन केवल वायु के आयतन द्वारा प्रभावित होता है। धूल, धुआं तथा महासागरों के नमक के कण अच्छे संघनन केंद्रक होते हैं। देखिए, संघनन उस अवस्था में होता है जब आर्द्र हवा कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है, और यह उस समय भी हो सकता है जब तापमान जो है ओसांक के नजदीक हो। ये संघनन होने के लिए कई सारे रीजन होते हैं, तो इनमें से एक रीजन ये भी है जब तापमान ओसांक के नजदीक होता है तब संघनन होता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए, सेकंड वाला जो है ये गलत है। यहां पे लिखा हुआ है संघनन केवल, और मैंने आपको कई बार बताया है जिस लाइन में केवल शब्द आ जाए वो केवल शब्द उस स्टेटमेंट की कठोरता बढ़ा देता है। वो ये कह देता है कि भाई केवल वायु से ही होगा, किसी और से हो ही नहीं सकता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। संघनन हवा के आयतन, ताप, दाब और आर्द्रता से प्रभावित होता है, केवल वायु से नहीं होता है, बल्कि ताप, दाब और हवा का जो आयतन है, आर्द्रता है, इन सब से प्रभावित होता है। तो सेकंड वाला गलत है। तीसरा वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है, और इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्रक कहा जाता है। खास करके धूल, धुआं और महासागरों के नमक के कण अच्छे संघनन केंद्रक होते हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला सही है। यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 5वें का सी, केवल 1 और 3। छठवां प्रश्न है आपका, ओस तथा तुषार के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित होती है तो उसे ओस कहते हैं। ओस के बनने के लिए यह आवश्यक है कि ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर हो। ठंडी सतहों पर जब संघनन 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है तब तुषार बनता है। तुषार में अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों की बजाय छोटे छोटे बर्फ के रवों के रूप में जमा होती है। देखिए, आपका पहला वाला यानी ए वाला जो है कथन गलत है। जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी के बूंदों के रूप में जमा होती है, तब इसे ओस के नाम से जाना जाता है। ना कि ये अंतरिक्ष में नहीं, वायुमंडल में नहीं होती है, बल्कि ठोस सतह पर यह जमा होती है। तो यहां पर आपका ए वाला गलत है। इसको बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं जो होती हैं, साफ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता और ठंडी और लंबी रातें ओस के लिए आवश्यक होती हैं। बी वाला आपका बिल्कुल सही है। ओस के बनने के लिए यह आवश्यक है कि ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर हो। सी वाला आपका बिल्कुल सही है। ठंडी सतहों पर जब संघनन 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है तब तुषार बनता है। तो यहां पर आपका सी वाला बिल्कुल सही है। तुषार में क्या होता है, तुषार में अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों की बजाय छोटे छोटे बर्फ के रवों के रूप में जमा होती है। अब देखिए, इन दोनों को बनने के लिए सेम कंडीशन वही है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी इनको जो बनने के लिए उपयुक्त अवस्थाएं सेम हैं, ओस के बनने की अवस्थाओं के समान ही है, केवल हवा का तापमान जो है थोड़ा उसमें डिफरेंस होता है। यानी यहां पर हवा का तापमान ओसांक जो है ये जमाव बिंदु से ऊपर हो, और यहां पर ओसांक जो है वो जमाव बिंदु से नीचे हो। ये डिफरेंस है केवल। और ओस और तुषार में ये डिफरेंस है। ओस जो होती है बूंदों के रूप में होती है, और ये बर्फ के रवों के रूप में होते हैं। बस ये यहां पर डिफरेंस है। तो यहां पर आपका गलत वाला जो आंसर है वो है छठवें का ए वाला। सातवां प्रश्न है आपका, कोहरा एवं कुहासा के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी कम होती है। कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है। कोहरे कुहासे की अपेक्षा अधिक नम होते हैं। जब कोहरा तथा धुआं सम्मिलित रूप से बनता है तो उसे धूम्र कोहरा कहते हैं। जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी हुई वायु संहति अचानक नीचे की ओर गिरती है, तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होती है। इसलिए कोहरा क्या है, एक बादल है जिसका आधार सतह पर या सतह के बहुत नजदीक होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें कुहासे की, तो कुहासे में बताया गया है कि कोहरे की अपेक्षा नमी कम होती है। ये गलत है। कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है, कम नहीं होती है, बल्कि इसमें नमी अधिक होती है। कुहासा जो होता है ये पहाड़ों पर पाया जाता है। यानी कुहासा पहाड़ों पर पाया जाता है क्योंकि ऊपर उठती हुई गर्म हवा ढाल पर ठंडी सतह के संपर्क में आती है, तो ऐसे करके पहाड़ों पर कुहासा बनता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला सही है। तीसरा वाला यहां पर गलत है। यहां बताया गया कोहरा
कुहासे की अपेक्षा अधिक नम है। गलत। कोहरा जो होता है ये कुहासे की अपेक्षा अधिक शुष्क होता है और यहाँ गर्म हवा की धारा ठंडी हवा के संपर्क में आती है, वहां पर यह प्रबल हो जाता है। तो ये कोहरा जो होता है कुहासे की अपेक्षा क्या होता है, शुष्क होता है, नम नहीं होता है बल्कि ये शुष्क होता है। तो तीसरा वाला यहां पर गलत है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि नगरीय और औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता की वजह से केंद्रकों की मात्रा की भी अधिकता होती है और ये कोहरे और कुहासे के बनने में मदद देती है। ऐसी स्थिति को जिसमें कोहरा तथा धुआं सम्मिलित रूप से बनते हैं उसे धूम्र कोहरा कहा जाता है। तो यहां पर आपका चौथा वाला सही है। यहां पर आपका केवल 2 और 4 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 7वें का बी, केवल 2 और 4। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? पक्षाभ मेघ, कपासी मेघ, स्तरीय मेघ, वर्षा मेघ। बादल जो है पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की संहति होता है जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। बादल, इनको 4 रूपों में वर्गीकृत किया गया है और चारों रूप आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें पक्षाभ जो मेघ होते हैं ये मेघ सबसे ऊंचाई पर बनते हैं, यानी ये मेघ 8000 से लेकर 12000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है यहां पर 8वें का ए। 9वां प्रश्न है आपका, बादलों के विभिन्न रूपों और उनकी विशेषताओं के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में बादल है, सूची 2 में उनकी विशेषता दी हुई है। अब यहां पर एक एक करके आपको बताना है पक्षाभ मेघ। अब देखिए, पक्षाभ मेघ की अगर मैं बात करूं तो पक्षाभ मेघ सबसे ऊंचाई पर बनते हैं, यानी 8000 से लेकर 12000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये जो होते हैं ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं, यानी यहां पर आपका ए का जो है ये तीसरा वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कपासी मेघ। देखिए, कपासी मेघ रुई के समान दिखते हैं और ये प्राय 4000 से लेकर 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे हुए देखे जा सकते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं। तो आपके कपासी मेघ वाला जो होगा ये होगा पहला वाला, छितरे तथा बिखरे चपटे आधार वाले। अगला है आपका यहां पर स्तरीय मेघ। जैसा कि स्तरीय मेघ में नाम से प्रतीत होता है, ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। तो स्तरीय मेघ परतदार बादल हैं और ये आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। अब देखिए, अगला है वर्षा मेघ। वर्षा मेघ काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं और ये मध्य स्तरों या पृथ्वी के सतह के काफी नजदीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। तो यहां पर डी का जो होगा वो होगा सेकंड वाला। तो आपका जो सही आंसर है वो है 9 का डी, यानी ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो आंसर है 9वें का डी। 10वां प्रश्न है आपका, वर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है? जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। वर्षा तथा हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार सहिमवृष्टि तथा कर्कापात हैं। जमाव बिंदु के तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के नजदीक आधे जमे हुए परत पर गिरती है तब ओलावृष्टि होती है। देखिए, आपका पहला वाला यहां पर बिल्कुल सही है। जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं और ये द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहा जाता है। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तब वर्षण हिमतूलों के रूप में होता है और उसे हिमपात कहते हैं। वर्षा और हिमपात के अतिरिक्त इसके 2 और रूप हैं। एक तो रूप है सहिमवृष्टि और दूसरा रूप है कर्कापात, जिसको आप ओलावृष्टि के रूप में जानते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। अब यहां पे जमाव बिंदु के तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के नजदीक आधे जमे हुए परत पर गिरती है तब ओलावृष्टि होती है। तब देखिए, ओलावृष्टि नहीं होती है, इसको सहिमवृष्टि बोलते हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला गलत हो जाए। सहिमवृष्टि जो है जमी हुई वर्षा की बूंदें हैं या पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदें हैं और ये जमाव बिंदु के तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के नजदीक आधे जमे हुए परत पर गिरती है तब सहिमवृष्टि होती है। तो यहां पर आपका 1 और 2 सही है, लेकिन आपसे पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। केवल तीसरा वाला असत्य है, तो आंसर है 10वें का सी, केवल थर्ड। 11वां प्रश्न है आपका, संवहनी वर्षा के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? यह वर्षा कपासी मेघों के द्वारा होती है,
इस वर्षा में कम समय में मूसलाधार वर्षा होती है। यह वर्षा विषुवतीय क्षेत्रों तथा उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में होती है। हवा गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उड़ती है। वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने के बाद यह हवा फैलती है और तापमान के कम होने से ठंडी होती है। परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया होती है और यहाँ पर कपासी मेघों का निर्माण होता है। तो यानी संवहनी वर्षा जो होती है ये कपासी मेघों के द्वारा होती है। तो आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो कपासी मेघ होते हैं ये गरज तथा बिजली कड़कने के साथ इसमें मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है, यानी कम समय में इसमें मूसलाधार वर्षा होती है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला सही है। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में या दिन के गर्म समय में प्राय होती है और यह विषुवतीय क्षेत्र खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में प्राय होती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला भी सही है। यहाँ पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है 11वें का डी, उपरोक्त सभी। 12वां प्रश्न है आपका, वृष्टि छाया क्षेत्र का संबंध किस प्रकार की वर्षा से है? संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, उपरोक्त तीनों प्रकार की वर्षा से। पर्वतीय वर्षा के दौरान पवनाभिमुख यानी जो पवन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है उसको पवनाभिमुख ढाल बोलते हैं। तो पवनाभिमुख ढाल जो होते हैं ये ढाल प्राय सूखे तथा वर्षाविहीन रहते हैं और इसको ही वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। तो ये पर्वतीय वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 12 का बी। 13वां प्रश्न है आपका, संसार में वर्षा के वितरण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है। विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जाने पर वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। विश्व के तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा महाद्वीपों के भीतरी भागों में अधिक वर्षा होती है। विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है। विषुवत वृत्त से 65 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है। सामान्य तौर पर जब हम विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन जो है गलत है। विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, जबकि यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पर बताया गया कि विश्व के तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा महाद्वीपों के भीतरी भागों में अधिक वर्षा होती है। महाद्वीपों के भीतरी भागों में नहीं होती है, बल्कि तटीय क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पर आपका बी वाला कथन गलत है। सी वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है, क्योंकि वहां पानी के स्रोत की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है। इसी वजह से महासागरों के ऊपर महाद्वीपों की तुलना में ज्यादा वर्षा होती है। तो यहां पर आपका सी वाला कथन बिल्कुल सही है। डी वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। विषुवत वृत्त से 65 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है और यह पश्चिम की तरफ यह घटती जाती है। तो यहां पर आपका डी वाला भी सही है। यहां पर आपका केवल बी वाला कथन गलत है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 13 का बी। 14वां प्रश्न है आपका, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? जलवाष्प, धूलकण, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आप में से मोस्टली लोग यहां पर ऑक्सीजन को लगाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक जलवाष्प है, क्योंकि जलवाष्प की क्रिया से ही सारी गैसों का निर्माण होता है। इस वजह से यहां पर जलवाष्प मैन है। तो यहां पर आपका यह प्रश्न अभ्यास प्रश्नावली से है। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? संघनन, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, अवक्षेपण। ठीक है, वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा जल जो है द्रव से गैस में बदल जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15 का ख वाला। 16वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, संतृप्त हवा। देखिए, संतृप्त हवा वह हवा होती है जिसमें अब नमी धारण करने की क्षमता और अधिक नहीं होती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 16 का घ वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आपके मन में कोई क्वेरी या डाउट हो तो वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।